स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानेंगे कि इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एक इस चीज़ को आप लोग जानने जानने की कोशिश करेंगे, है ना। कि आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए भूखंडों के विभाजन को लेकर के, देखो भूखंडों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भूखंडों के अगर विभाजन की कभी भी बात आ जाती है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि महाद्वीपों के नाम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। देखो महाद्वीप की अगर बात करें तो पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं हमारे वर्ल्ड में, जिसमें से कौन कौन से महाद्वीप हैं आप सभी लोग देख लीजिए। नंबर 1 पर आता है एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पर आता है यूरोप महाद्वीप, नंबर 3 पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और नंबर 5 पे अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, और नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नंबर 7 पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके कुछ महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप आपके आते हैं ना। सभी लोग रुके रहेंगे एक सेकेंड। तो ये जो आपके महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप आपके आते हैं 7 महाद्वीप जिनके हमने आपको नाम बताए है ना। इन महाद्वीपों को सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग नाम कर पाए। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 5 अफ्रीका, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 है अंटार्कटिका। हर कोई याद रखेगा इन महाद्वीपों को, है ना। हुआ क्या था कि पृथ्वी के अंदर एक हलचल हुई थी। पहले आप जानते पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया के नाम से जानते थे। पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेट के खिसकाव हुए, धरातल के ऊपर जो उठे हुए भाग थे वो महाद्वीप कहलाए, है ना। क्योंकि जो पानी से उभर गए वो महाद्वीप हो गए, जो पानी में चले गए वो महासागर हो गए। सीधी सी बात, ये याद रखिए। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं, आप लोगों ने नामों को जाना। अब बात करें एशिया महाद्वीप की जलवायु का अगर वर्णन करने को आ जाए तो देखो एशिया महाद्वीप का क्लाइमेट कैसा है। सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिकांश सर्दी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी, अभी जनवरी चल रही है, आप देख रहे होंगे भयंकर सर्दी हो रही है ना। इसी प्रकार जून जुलाई का जब एशिया महाद्वीप में महीना आता है तो भयंकर गर्मी होती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। इसमें नमी होने के कारण ये ऊंचे स्थानों से टकराकर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और उत्तरी रूस में औसतन वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय मार्ग, हिमालय की तराई का भाग, उत्तरी पूर्वी भारत तथा पश्चिमी तटीय भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगर आपसे एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की जलवायु किस प्रकार की है तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसी को आपको लिख देना है कि सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है इसमें विभिन्नता है। यहाँ पर अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पर जून जुलाई में भयंकर गर्मी का सामना करते हैं यहाँ के लोग। और अगर दिसंबर जनवरी की बात करें तो दिसंबर जनवरी में सर्दी का सामना करते हैं। जब गर्मी होती है तो गर्मी में जो हवाएं होती हैं वो जल से थल की ओर चलती हैं। आप ये भी कह सकते हैं इनमें नमी होने के कारण ये ऊंचे स्थानों से टकरा जाती हैं। जब भी टकराती हैं तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कर देती हैं। क्योंकि आपको पता है वर्षा किससे होती है, जो बाष्पित होकर ऊपर जाता है और संघनित होकर संघनन की क्रिया से पानी बरसता है। तो ये सारी क्रियाएं, जल जो रहता है पूरा हवा में, जो ये बादल आपको मड़े से दिखाई देते रहते हैं, ये सारी क्या होती है, वाष्प होती है। हवा में घूमता रहता है बादल। जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ वैसे ही बारिश कर देता है ना। अब ये आप याद रखिएगा, उत्तरी रूस में औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम, और मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटीय हिमालय की तराई भाग, उत्तरी पूर्वी भारत तथा पश्चिमी तटीय भारत में औसतन जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। बात की जाए एशिया महाद्वीप में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भैया ये बताओ फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं एशिया महाद्वीप,
तो आप कहेंगे इस महाद्वीप में भूमध्य सागरीय मानसूनी शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोड़धारी वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष टीक है, साल है, संदलवुड है, बांस है, एबोनी है। इसके बाद में आकेसिया है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, मालनर ओलान है, ओक है, कार्क है। मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया और पूर्व में मंगोलिया घास के मैदान हो गए जिनको स्टेपी पाए जाते हैं। साइबेरिया टैगा वनस्पति पाई जाती है। इसमें फर, पाइन, स्प्रूस और सैडार वृक्ष प्रमुख हैं। उत्तरी रूस में शीत अधिक होने के कारण मासिस और लाइकेन नामक काई पाई जाती है। ये सारी चीजें एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे जितने भी वृक्ष बताए गए। साल हो गया, बांस हो गया, एबोनी हो गया, केसिया हो गया, कटीली झाड़ियाँ हो गई, ओलान हो गया, ओक हो गया, कार्क हो गया, ये सारी चीजें घास के मैदान जैसे स्टेपीज, साइबेरिया के टैगा वनस्पति, फर, पाइन, स्प्रूस और सैडार वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। रूस में शीत स्थिति रहती है, इसलिए मासिस और लाइकेन आपने देखा होगा, जहाँ पर शीत रहेगा वहाँ लाइकेन उगाता है, जिसको काई बोलते हैं, लाइकेन नामक काई। ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलो भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अगले की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व कैसा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, पॉपुलेशन की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, है ना, डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो विश्व की जनसंख्या का 65% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे पाकिस्तान से भी बड़ा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। कई देश हो जाएं, भूटान को आप ले लीजिए, अफगानिस्तान को आप ले लीजिए, पाकिस्तान को आप ले लीजिए, इन सारे देशों से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में टोटली कितनी जनसंख्या निवास करती है? पूरे विश्व की 65% सिर्फ एशिया महाद्वीप में, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यहाँ जन कुंज, है ना, पाए जाते हैं। जनसंख्या के इस वितरण को कुंज प्रतिरूप कहा जाता है। घनी जनसंख्या का निवास 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। नदियों की घाटियों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ का घनत्व 250 से 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी तथा यातायात के साधन ना होने के कारण तिब्बत हो गया, साइबेरिया हो गया, तुर्किस्तान हो गया के अधिकतर भागों में जनसंख्या कम है। यहाँ का घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है तथा पर्वतीय हिमालय का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो तिब्बती क्षेत्रों में, तुर्किस्तान, साइबेरियन क्षेत्रों में अगर देखें आप तो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से निकालेंगे तो 5 व्यक्ति ही बैठेंगे। और अगर आप पर्वतीय हिमालय क्षेत्रों की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर का लगभग आपको औसत मिल जाएगा अगर आप हिमालयी क्षेत्रों की बात करेंगे। अब हम लोग बात करें यूरोप महाद्वीप की जलवायु कैसी है, अगर आपसे पूछा जाए तो भैया क्लाइमेट कैसा है यूरोप महाद्वीप का? यह उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की का शीतकाल जो है वो लंबा होता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा के बहने के कारण ध्रुवों के आसपास कृषि करना संभव हो सका है। यहाँ के मध्यवर्ती मैदानी भागों में 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आर्कटिक कोस्ट तथा कैस्पियन सागर में 25 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी यूरोप में संपूर्ण वर्ष भर वर्षा होती है। पूर्वी भाग में ग्रीष्म काल में, दक्षिणी भाग के भूमध्य सागर के समीप शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ गर्मियाँ अति गर्म और सर्दियाँ गर्म और नम होती हैं। तो इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर गर्मियाँ अति गर्म होती हैं और सर्दियाँ गर्म और नम होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे, इस चीज़ में बिल्कुल भी आप लोग गलतियां नहीं करेंगे अगर आपसे यूरोप की जलवायु पूछ दी जाए। अगर बात करें यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या कैसी है, इस चीज़ को लेकर के बात करें तो भैया यूरोप महाद्वीप जो है यहाँ की अधिकांश जनसंख्या 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। यूरोप की 40% जनसंख्या 45 डिग्री से 55% अक्षांशों के मध्य पूर्व प्राथमिक दिशा में फैली हुई है। इससे जनसंख्या की धुरी का क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर आप नीदरलैंड की बात कर दें,
अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं, अगर आप जर्मनी की बात करते हैं, अगर आप फ्रांस की बात करते हैं, अगर आप पोलैंड की बात करते हैं, अगर आप डेनमार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 500 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। मतलब 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें संख्या जो व्यक्तियों की रहेगी वो 500 रहेगी। आप लोग इस चीज को याद रखना, कितनी रहेगी? 500 संख्या रहेगी, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे चलो। उत्तरी अमेरिका की अगर जलवायु की बात की जाए तो किस प्रकार की है? देखो भाई, उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में मैक्सिको का दक्षिणी भाग और मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंध में आते हैं। और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, इसलिए यह अत्यधिक ठंडा है। यहाँ पर सर्दियों की ऋतु लंबी और अत्यधिक ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु छोटी व कम ठंडी रहती है। यहाँ वर्षा कम होती है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। सर्दियों की ऋतु जो होती है वो लंबी होती है, अत्यधिक ठंडी भी यहाँ पर होती है। गर्मी की ऋतु छोटी और कम होती है। कहने का मतलब, जैसे छोटी कम का मतलब ये है कि अगर सर्दी 6 महीने पड़ती है तो गर्मी 3 महीने ही पड़ती है, गर्मी या फिर 4 महीने ही पड़ती है, बरसात 2 महीने ही होती है ना, ऐसा होता है। घर के यहाँ अपने यहाँ पे क्या है कि बराबर ऋतुएं होती हैं। अगर गर्मी चलेगी तो मार्च से शुरू हो जाएगी, मार्च अप्रैल मई जून तक चलती रहेगी, जुलाई में थोड़ा ठंडक होता है। यानी बरसात जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बरसात चलती रहती है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपकी सर्दी चलती रहती है। मतलब 4-4 महीने लगभग एवरेज चलता है। आगे बात करें अगर उत्तरी अमेरिका के वनों के विषय में आपसे लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, सभी लोग देखेंगे। देखो भाई, अगर यहाँ के फॉरेस्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम है। यहाँ मासिस और लिचिन्स पैदा होते हैं, ये बर्फ के अंदर भी जीवित रहते हैं। ग्रीष्म काल के समय यहाँ फूलों की चमक दिखाई पड़ती है। यहाँ ठंडे मौसम के रहते हुए बड़े पेड़ नहीं उगते, क्योंकि जहाँ मौसम ठंडा होगा वहाँ पेड़ बड़े नहीं होंगे, झाड़ियोंदार होंगे, कटीले होंगे, इस प्रकार के होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सर दक्षिण अमेरिका की, क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए दक्षिण अमेरिका की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं है, जौ है, मक्का है, कोकाओ है, जई है, कपास है, गन्ना, ये सारी बहुत मुख्य फसलें हैं। अर्जेंटीना में गेहूं, ब्राजील में मक्का, गन्ना व कपास, पंपाज में जौ और जई तथा ब्राजील में कोलंबिया और वेनेजुएला में काफ़ी व कोका उत्पन्न होता है। इक्वेडर, पेरू, वेनेजुएला व ब्राजील में अनुकूल जलवायु होने के कारण कपास की भी खेती होती है। तो आप ये जानिए कि यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, मक्का है, कोकाओ है, जई है, कपास है, गन्ना, ये इत्यादि यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। अर्जेंटीना में गेहूं हो गया, ब्राजील में मक्का हो गया, गन्ना हो गया व कपास हो गया। पंपास की बात करें तो पंपास में जौ और जई हो गया। ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी और कोकाओ उत्पन्न होता है। इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला व ब्राजील में अनुकूल जलवायु होने के कारण कपास की खेती होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके अनुकूल जलवायु है। अगर अफ्रीका महाद्वीप का आपको परिचय दिया जाए तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे? अगर लिखने को आ गया कि भैया बताइए अफ्रीका महाद्वीप का परिचय लिखिए, है ना। अगर आपसे अफ्रीका महाद्वीप का परिचय लिखने को आ गया तो सर आप किस प्रकार से लिखेंगे ये बताइए। मान लो हो सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का परिचय लिखने को आ ही गया, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे भाई? यह महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से दोगुना है। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। यह महाद्वीप विश्व के लोगों से बहुत समय तक अपरिचित रहा, इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ समुद्र की ओर बहकर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। यहाँ की जलवायु आर्द्र और गर्म है। देखो, इसको अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी समय तक विलीन रहा, मतलब इसकी खोज नहीं हो पाई, अपरिचित रहा, इसके बारे में जानकारियाँ नहीं मिल पाई, तो इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें, अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें भैया, अंटार्कटिका की, है ना, तो इसका अगर इंट्रोडक्शन दें आपको तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यहाँ पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सफ़ेद महाद्वीप किसको कहते हैं
तो भैया अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है ना। यहाँ पर शुष्क तेज एवं बर्फीली हवाएं चलती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। इसकी खोज 1920 में हुई थी, सभी लोग याद रखेंगे। ये तो आपके सारे महाद्वीपों से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, अगर पेपर में आ जाएं तो आप कर पाएंगे। अब कुछ इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्नों की अगर हम बात करें, आपसे अति लघुत्तरी भी पूछे जा सकते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्नों की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का अगर आपसे छोटे शॉर्टकट में परिचय देने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? आप बताइए एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो 49, संचार का 1/3 ये हो जाता है एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। इतना आपको लिखना रहेगा। अगर आपसे लिखने को आ जाए कि एशिया महाद्वीप जो है वो जितने भी हमारे महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में ही आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। जो सबसे छोटे देश की बात कर दी जाए तो मालदीव और सिंगापुर हैं। सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया महाद्वीप की मुख्य फसलें अगर आपसे पूछ ली जाए, जलवायु के अनुकूल के हिसाब से उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इस महाद्वीप की जो कृषि की दृष्टि से देखें आप तो ये काफ़ी धनी है महाद्वीप। यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, दालें हैं, तिलहनी फसलें जैसे सरसों, नारियल, सूरजमुखी, मूंगफली, ये तिलहनी जिसमें तेल होता है, कपास, जूट, रबड़, चाय आदि, ये गन्ना वगैरह यहाँ पर फसलें यहाँ की इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण फसलें हैं। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि फसल तो भाई जलवायु के अनुकूल ही उगती है कि जलवायु वहाँ की किस प्रकार की है। जैसी जलवायु होगी वैसी फसल उगेगी, सीधी सी बात है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी महाद्वीपों में यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है। खनिज चारागाह जल, है ना, खनिज चारागाह जल, खनिज चारागाह जल और उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों तथा आधुनिक तकनीकी होने के कारण यह महाद्वीप समृद्ध भूमि है। इसकी तटीय रेखा काफी कटी फटी होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपी का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप वैसे होता क्या है, जो 3 ओर जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप की मुख्य फसलें कौन सी हैं भैया? यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, राई, जौ, जई आदि हैं। रेशेदार फल, तरकारियाँ, आलू और चुकंदर की खेती यहाँ का मुख्य साधन है। यूरोप महाद्वीप में ये फसलें की जाती हैं। अगर दक्षिण अमेरिका की जलवायु के विषय की बात करें तो यहाँ की जलवायु जनवरी माह में ग्रीष्मकाल व जुलाई माह में शीतकाल होता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल यहाँ पर जनवरी में होता है, शीतकाल आपका कब होता है? जुलाई में। दक्षिण अमेरिका की जलवायु गर्म व आर्द्र है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की जलवायु ठंडी व खुशनुमा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। आप लोग याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का परिचय दीजिए। यह संसार का छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया ही है, यूरोप से भी छोटा है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसमें तस्मानिया की ज़मीन पर छोटे छोटे महाद्वीप भी हैं, है ना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किसकी ज़मीन पर छोटे छोटे महाद्वीप हैं तो तस्मानिया की ज़मीन पर छोटे छोटे महाद्वीप भी हैं। आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगला है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की फसलों का परिचय दीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो क्रॉप्स है, ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, फल हो गए। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण नाशपाती, संतरा, सेब, अन्य फल भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसलिए यहाँ पर ये फल भी पैदा हो जाते हैं। अगर अंटार्कटिका की खोज की हम लोग बात करें, खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे, सभी लोग याद रखना। अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु कैसी है? तो सभी महाद्वीपों में यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु कैसी है तो आप लिख देंगे सभी महाद्वीपों की अपेक्षा यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बर्फीली हवाएं भी यहाँ पर चलती रहती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अंटार्कटिका के प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात कर दी जाए तो बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति नगर है,
सामान्य रूप से यहाँ पर मांस और लाइकेन पौधे पाए जाते हैं। ये अधिकतर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है वहाँ पर घास व फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। तो अगर इसके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ की वनस्पति नगाड़ मानी जाती है। सामान्य रूप से यहाँ पर जो पौधे पौधे मिलेंगे आपको मांस के, लाइकेन के पौधे पाए जाते हैं। ये अधिकतर तटीय क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है ना। वहाँ पर घास व फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। अगला है वर्ष भर वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तरी अमेरिका में वर्ष भर वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष भर वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तरी अमेरिका आप कर देंगे, उत्तरी अमेरिका में वर्ष भर वर्षा होती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये थे आपके सभी। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आपको बता दें यूपी टेट का बैच जो है प्रूफ कर ऐप पर स्टार्ट होगा। सभी लोग प्रूफ कर ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। इससे सस्ता बैच कहीं भी नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है प्रूफ कर पर ऐप पर। तो सभी लोग प्ले स्टोर से इस प्रकार से स्पेलिंग लिखना, PROBEKAR, स्पेस नहीं देना है, पूरा मिला के लिख देना है। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद छोड़ दीजिए ऐसे ही। और ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये बैच हमारा, जिसमें वीडियो PDF दोनों चीज़ें मिलेंगी मात्र 199 में। अगर इससे कम में कहीं मिल जाए तो हमको बताना, जिसमें वीडियो क्लासेस आपको मिले। 199 से कम में अगर वीडियो क्लासेस पूरा नोट्स पूरा कोर्स मिल जाए तो हमें बताना। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डाउनलोड करके ये कोर्स आज आ जाएगा ऐप पर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं भाई सभी को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।